गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और भाई आज हमारे घर पे पितृपक्ष महीना चालू है अभी। तो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए खीर चपाती और जो भी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फूड है वो बनता है। तो हमारे घर पे आज हमारे पितरों के लिए खाना बनने वाला है, तो हमारे पूर्वजों के लिए। तो उसके लिए सब तैयारी हो रही है। सुबह से मम्मी पायल श्रुति लगे हुए हैं, मतलब 5 बजे से वो लोग उठे थे। तो आज नवमी है पितृपक्ष की, तो इसके लिए आज बनेगा हमारे दादी जी के लिए खाना। मतलब आज जो लेडीज़ लोग अपने हस्बैंड के पहले चले जाते हैं उनके लिए खाना बनता है। तो आज हमारे दादी जी के लिए बनेगा और उनको याद किया जाएगा, उनके सुख शांति के लिए ऐसे ही प्रार्थना की जाती है पितृपक्ष में। वो आपको तो पता ही होगा पितृपक्ष का इम्पोर्टेंस। तो चलो अभी जाते हैं, मस्त खाना वाना बन चुका है, खाते हैं। चल सुनील आ रहे हैं। चलो आता हूँ मैं। और भाई कल और परसों 2 दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई हमारे यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक। ये देखो यहाँ पे पानी जमा हुआ दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, सारा पानी ज़मीन के अंदर चला गया है। पूरा खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है और बिजलियाँ तो इतनी कड़कती है भाई। मतलब उस दिन तो क्या हुआ है, इतनी तेज़ से बिजली कड़की यहाँ पे ये पास में। तो हमारा जो मम्मी के बेडरूम का फ़ैन है ना, वो ही ख़राब हो गया। सोना के घर के लाइट्स ख़राब हो गए। तो मतलब इतनी खतरनाक बिजली थी वो। तो ऐसा सीन हो रहा है अभी। ये मानसून जा रहा है ना, ये परतीचा पाऊस मराठी में कहते हैं, जो जाने वाला बारिश का सीज़न होता है ना, उसकी जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसकी वजह से ये सीन हो रहा है। मैं दरवाज़ा हमेशा लगाना भूल जाता हूँ भाई, और इसकी वजह से हमारे घर में चिपकली जाती है और फिर मुझे बाहर निकालनी पड़ती है चिपकली को। पंचो की आवाज़ सुनो। और यहाँ पे देखो भाई खाना, संतोष की मम्मी आ चुकी है। ये बुलाते हैं, मतलब एक जो लेडी होती है ना, उनके भी हाथ पे खाना खाती। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खाना खाया मतलब हमारे पितरों तक पहुँच गए। तो हमने संतोष की मम्मी को इनवाइट किया है खाना खाने के लिए। खाओ, संतोषला नहीं आणलं तुम्ही? देखो सब खाना बन चुका है। मम्मी यहाँ पे पकोड़े बना रही है, बहुत सारी कोथिंबीर डाली इसके अंदर। और ये बना है सार, यहाँ पे बना है सार थोड़ा। और यहाँ पे राइस, इसमें पूरन पोली है। फाइल पूरन पोली देखा। और खीर किधर है? और ये रही भाई इम्पोर्टेंट खीर, राइस की खीर। तो पहले ये खाना खाएंगे, फिर हम सब लोग खाना खाएंगे। तो इसलिए उनको हमने जल्दी बुला लिया, क्योंकि हमसे वेट नहीं होता। तो अभी उन्होंने तो खाना खा लिया है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। और ये थी हमारी दादी जी, हमारे पापा की मम्मी। पापा और इनकी शक्ल मिलती जुलती है। ये लो भाई, खीर, सार, भात, पकोड़े। ये इसे शाक भाजी कहते हैं, इसमें सब सारी सब्जियां मिक्स होती है। और ये कुरडई, पुरमपोड़ी। तो आज गांव से भी कुछ लोगों को बुलाया है खाना खाने के लिए। हमारा तो खाना हो चुका है, अभी मस्त अपन काम करते हैं। मम्मी पापा है घर पे, सब कुछ टेक केयर कर लेंगे। तो मम्मी को ये साड़ी काफ़ी सुंदर दिख रही है, रेड वाली। हाँ, ब्यूटीफुल दिख रही हो मम्मी तुम एकदम। क्योंकि मम्मी अभी जा रही है हमारे मामा जी के घर, मम्मी को, उसके मम्मी को मिलने के लिए। और मम्मी क्यों मिलने के लिए जा रही है पता है? क्योंकि मम्मी की मम्मी जा रही है मातृगया। मातृगया ठिकान है ना, एक लोकेशन है। मम्मी की मातृगया मम्मी की मातृगया मातृ मतलब मराठी में आई। ये देखो भाई, ये फैन हमारा, ये फॅन खराब हो गया। खराब नाही, वीज कडकडली त्याच्यामध्ये शॉर्ट झाला तो। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नटकुट ठेवला, जो रात को बिजली कड़की थी ना, उसकी वजह से। कपड़े का हमारे घर पे जो मूंगफलियाँ थी वो देने के लिए जाना है इन लोगों को। ये देखो इनके घर पे मूंगफलियाँ जाने वाली, तो देखो कितने खुश हैं। सुनील, उसके लड्डू मुट्टे ने
अवतार ये फैन रिपेयर करने के लिए वो एक बाबा जी है ना, वो फैन रिपेयर करते, वो आशीर्वाद देते फैन को स्टॉप करके। लड्डू मुत्याना अवतार ही हाँ, फैन को की धूल एज अ ब्लेसिंग। पापा को पसंद नहीं मम्मी की ये साड़ी। पापा बोल रहे ये क्या साड़ी पहनी है। डेंजर धोका पापा बोल रहे खतरा लग रही है मम्मी। मला आवडत ये मरून कलर होता है क्या? अरे दोस्तों, मुझे है ना आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है भाई। जो भी लोग हैं ना अभी कॉलेज में हैं या फिर जो अभी नए नए जॉब को लगे हैं ना भाई, एक चीज़ आप सीख लो भाई। एक चीज़ है ना आप समझ लो कि आपको जो आपका काम है उसके अलावा भी आपको है ना बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि आपको पर्सनल फाइनेंस आना ही चाहिए, मतलब आपका पैसा है उसको मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फिर आपके कार बाइक इंश्योरेंस, इन सब के बारे में ना आपको कलेक्टिवली जानकारी होनी चाहिए भाई। क्योंकि ना मतलब बहुत दिक्कत हो जाती। अभी मैं किस्सा बताता हूँ मेरे कार का है ना इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, तो मुझे इंश्योरेंस रिन्यूअल का उनका मैसेज आया कि आप इंश्योरेंस रिन्यू करो। तो मैं क्या करता था, पिछले साल मैंने क्या किया, उनका मुझे मैसेज आया और मैंने उनसे ही इंश्योरेंस रिन्यू करवा लिया। पर इस बार मैंने क्या, उनका मैसेज आया तो मैंने वही करने वाला था, मैं मेरा इंश्योरेंस रिन्यू करने वाला था। पर मैंने एक मिनट दिमाग लगाया कि भाई मेरा इंश्योरेंस है, मेरी कार है, मुझे रिन्यू करना है, तो ये कंपनी वालों को इतना क्यों जल्दी हो रहा है मेरे इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने जस्ट गूगल पे टाइप किया और यूट्यूब पे टाइप किया, तो मुझे ये समझा कि ये जो कंपनीज होती है इनको कमीशन होता है आप जब रिन्यू करते हो तो मतलब वो जो आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवा के देते हैं उसमें आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अगर आप खुद से करते हो तो आपके 2-4 हज़ार बच जाते हैं। तो भाई ये मुझे समझा तो मुझे इतना ऐसा लगा भाई मैं क्या बुद्धू आदमी हूँ यार। मतलब ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है और इसकी वजह से मेरा कितना ज़्यादा नुकसान होता रहता है। मतलब ऐसा तो ये इंश्योरेंस के बारे में हो गया। अब ऐसे और सारी चीज़ें, जैसे मेरे कार के बारे में ले लो, समझो मेरे ज़िंदगी में मैंने पहली बार कार खरीदी। हमारे घर में किसी ने कार खरीदी नहीं थी तब तक। मैं गया उधर, उन्होंने मुझे कार तो दी, उसके साथ उन्होंने कुछ एड ऑन भी बेच दिया मुझे, जैसे कि 3M केयर का वो कुछ तो था, वो ले लो आप सर, आपकी गाड़ी को है ना हम हर 6 महीने में वो कराएंगे वो करवाएंगे। भाई ले लिया मैंने, मुझे अक्ल ही नहीं उतनी ना। फिर बाद में जाके पता चला वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया भाई, वो पैसा मैंने वेस्ट में दे दिया उनको। तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। अगर आप जागरूक कस्टमर नहीं है ना तो भाई आपका नुकसान होने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आप है ना जागरूक बनो। आप सिर्फ आपका काम, जॉब, आपकी स्टडी, इसमें ही मत आगे बढ़ते रहो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखो। जैसे आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर आपको इंश्योरेंस कौन सा सही से लेना है, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस से मुझे याद आया, जब मैं मेरे जॉब को लगा था तब मेरी सैलरी थी वो टैक्स ब्रैकेट में आती थी। पहले साल नहीं आती थी, दूसरे साल आती थी। तो मैंने पहले साल ऐसे ITR फाइल कर दिया, मुझे कुछ 2,000 टैक्स आया, वो रिबेट मतलब वो रिफंड हो गया। 12,000 का लिमिट होता है, तो गवर्नमेंट ने मुझे वो 2,000 रिटर्न कर दिया, तो मेरा टेक्निकली 0 टैक्स लगा। फिर नेक्स्ट साल मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ गई तो मेरा टैक्स 12,000 से ऊपर जाने लगा। तो फिर मेरे दोस्तों ने क्या बोला कि भाई तू है ना ATC में इन्वेस्ट कर। अभी मुझे उस टाइम पे अकल नहीं थी, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा कि हर साल आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त है उसने मुझे बोला कि भाई मैंने LIC पॉलिसी ली है। तो मैंने सोचा मेरे दोस्त ने ली है तो मेरे लिए भी LIC पॉलिसी सही है। मेरे दोस्त ने LIC पॉलिसी ली, मैंने भी सेम पॉलिसी ले ली। कुछ सोचा नहीं, कुछ उसके ऊपर दिमाग नहीं दौड़ाया कि भाई LIC पॉलिसी क्यों होती है, वो क्यों लेनी पड़ती है। और वो पॉलिसी थी कुछ तो जीवन लक्ष्य नाम था उसका। तो उस पॉलिसी में क्या था कि आप 25 साल के लिए 25,000 रुपये भरोगे, मतलब 25 साल के लिए 20 साल के लिए 25,000 रुपये भरोगे और बाकी के जो 5 साल है वो आपको ऑटोमेटिकली हम भरेंगे आपके 25,000। और वो पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको इतना इतना अमाउंट मिलेगा। मतलब मैंने मान लो वो पॉलिसी खरीदी थी 22-23 साल की उम्र में, और 25 साल, 22 के बाद 25 साल कितना होता है, 22 और 20 कितना, 44, मतलब लगभग 50 साल मान लो आप। मतलब 50 की उम्र में जाके मुझे मान लो वो 20 लाख रुपए मिलने वाले थे, ऐसा आप एग्जांपल ले लो, कैलकुलेशन के लिए मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये मुझे लगा कि हाँ भाई आज मैं 25,000 रुपये भर रहा हूँ
और हर साल 25-25 भरूंगा और ये मेरा 25 साल के बाद मुझे इसके 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं खुश हो गया। और उसमें उन्होंने बोल दिया कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और आपको ये कवर मिलेगा, एक्सीडेंटल वैक्सीडेंटल कुछ भी, मतलब उन्होंने बोल दिया कि इसमें इंश्योरेंस भी है और आपको पैसा भी मिल रहा है। भाई कट टू उसके बाद मैं वो भरता गया वो पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में 2 साल बाद मेरी और थोड़ी सैलरी बढ़ी, तो मुझे टेंशन होने लगी कि भाई अब मैं और पैसा कैसे सही से मैनेज करूँ। तो फिर मैंने देखा कि भाई इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो मैंने जब ये सुना टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि टर्म इंश्योरेंस आपको बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है। जैसे अब मैंने वो LIC पॉलिसी ली थी लगभग 30,000 की, ठीक है, साल के 30,000 भर रहा था और उसके बदले मुझे इंश्योरेंस कितने का मिल रहा था, उसके ऊपर 20 लाख का। मतलब 30,000 की पॉलिसी के ऊपर मुझे 20 लाख का इंश्योरेंस, नहीं 20 लाख का नहीं, 6 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था। 30,000 में भरूंगा, उसके ऊपर मुझे 6 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था। तो मतलब मुझे कुछ हो जाता है तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। फिर मैंने एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता था, मुझे सिर्फ 12,000 रुपये देने थे और मुझे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिला। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार भाई मैंने ये LIC क्यों खरीदी कि मैं अगर 10,000 में मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है तो ये 6 लाख का मैं कहाँ पे उसके अगरबत्ती लगाऊंगा। तो मतलब ये चीज़ें आपको कब समझ में आती है, जब आपके पास टाइम निकल जाता है। अभी मैं वो LIC पॉलिसी में पिछले 7 साल से भरता आ रहा हूँ, ठीक है। अब उस LIC पॉलिसी में हर साल मेरे 30,000 ऐसे जमा हो गए। अब मुझे पता है कि अगर मान लो वो LIC पॉलिसी का क्या सिंपल सा फंडा है, 30,000 आप 20 साल के लिए भरोगे, उसके बाद आपको एक सा अमाउंट मिलेगा, मतलब मान लो 20 लाख रुपए मिलेगा। तो मैंने सेम कैलकुलेशन अपना दिमाग लगा के किया कि अगर मान लो मैंने वो 30,000 रुपये अगर सिंपल से इंडेक्स फंड में डाल दिए होते और 25 साल के लिए उसको रखता तो मुझे कितना पैसा मिल जाता था। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा तो कितना पैसा मिलता था। ये देखो मेरा है ना 30,000 रुपये प्रीमियम जाता है उस पॉलिसी में, तो महीने का समझो 2,500 रुपये जाता है। और मैं मानता हूँ कि मैंने वो सेम पैसा अगर इंडेक्स फंड में डाला होता है तो इंडेक्स फंड के ना मिनिमम रिटर्न है ना 12% है। और अगर मैंने वो पैसा 25 साल के लिए रखा होता, ठीक है, हर महीने में डालता जाता तो मुझे कितना पैसा मिलता था, देखो 47 लाख रुपीज़ मुझे मिलता था, ठीक है। और अब मुझे कितना मिल रहा है पता है उस पॉलिसी से, 20 लाख मतलब कितना ज़्यादा लॉस है। आप सोचो कि आपको पता ही नहीं वो चीज़, आप कैसे आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। पता मुझे अब नुकसान ये दिख रहा है उसका, तब मुझे तो उतनी अक्ल ही नहीं थी, मैंने ले लिया। तो ये इतना सिंपल चीज़ है कि अगर कोई इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना भाई, तो आपकी ज़िंदगी मतलब ये होने वाली। अब ये ऐसा मत समझना कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है या फिर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मेरे तरीके से मैंने एनालाइज किया है। अब LIC पॉलिसी बहुत सारे लोग लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको आपका पर्सनल देखना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैंने उस टाइम पे देखा नहीं। अब मैं जब ये कंपेयर करता हूँ ना कि हाँ भाई वो पॉलिसी मैं 25 साल के लिए इतना पैसा भर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, और अगर वो सेम ही पैसा मैंने एकदम मिनिमम इसके ऊपर डाल दिया होता तो मैं कितना ज़्यादा पैसा आ जाता था मुझे। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी भाई, तो जाके आप ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। तो ये सब बहुत मतलब इनको आप बोल सकते हो लाइफ स्किल्स है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फिर आपका पर्सनल फाइनेंस हो गया, फिर आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट, वो ये सब चीज़ आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। तो ये भाई मुझे आपको इम्पोर्टेंटली बताना था। अभी इस एग्जाम्पल को आप लिटरली मत लेना, आगे पीछे हो सकता है इसमें, पर मेरा पॉइंट क्या है कि मेरे LIC से इस तरीके से अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मुझे ज़्यादा फायदा होता। अब मुझे वो LIC पॉलिसी बंद करवानी है पर मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी पैसा उसमें अटक गया है। तो मान लो मेरे अगर 5 साल में मैंने 2 लाख रुपए दे दिए उनको, तो वो बोल रहे कि अब मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं देंगे पूरा रिटर्न, अगर आपको बंद कराना हम आपको 1,80,000 ही देंगे, 1,20,000 ही देंगे, ऐसा कुछ तो है उनका सिस्टम। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है वो LIC पॉलिसी किसी बंदे के लिए बहुत अच्छी हो तो वो उसे लेने दो भाई, पर आप खुद का तो सोचो ना। और अगर ये सोचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए, और नॉलेज कहाँ से आएगा, आप जब पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे ना भाई। समझ गए क्या भाई? तो डोंट बी अ नूब, अच्छे बनो भाई, हर एक चीज़ को सीखो। अभी ये गलतियों से सीखता है, पर मैं बोलता हूँ हर टाइम पे अपनी खुद की गलती करना ज़रूरी है क्या भाई? दूसरे की गलतियों से सीखो, मेरे गलतियों से सीख जाओ तुम लोग, ठीक है।
तो ऐसा सीन। अब मैंने वो गलती मेरे भाइयों को नहीं होने दी, मैंने उनको बता दिया कि भाई ये मत करो, ये चीज़ मत करो। अभी जैसे सुनील बोल रहा था कि मैं LIC पॉलिसी, मैंने बोला मत लो भाई, तू इससे अच्छा एक टर्म इंश्योरेंस ले ले, ज़िंदगी सेट है तेरी। तो ऐसा सीन है भाई, पता ही नहीं है लोगों को। चलो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ये चीज़ें मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं समझता नहीं तो मैं इतना उसमें एक्सपर्ट हूँ, पर जितना भी मुझे पता है मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। आप आपका खुद का दिमाग लगा के आप क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो भाई थोड़ा जल्दी आज ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि शाम को मेरी मीटिंग है, 2-3 घंटे आराम से चलेगी। दोपहर में खीर बनी थी, वही खिला रहे हैं हमें, नहीं ये नहीं वाली, और पूरन पोड़ी भी खिला रहे हैं। नहीं पूरन पोड़ी तो नहीं बनी है, खीर खीर भी नहीं है। मतलब हमने ना सुबह का है ना थोड़ा सा वो सब कुछ सामान है ना वो फिर- साइड पे रखा था, फिर से बना। उसमें दूध डाल के सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। खाना भी वेस्ट होता है, बराबर है तुम्हारा कहना। इतना वेस्ट जाने में मतलब क्या हुआ, हमने जितने लोगों का बनाया था उतने लोग आए ही नहीं, ओह उसमें से 4-5 लोग कम आए, तो फिर ये बच गया, हाँ इस बार आप प्लीज नो प्रॉब्लम। खा लो। लो भाई आ गए हम लोग मीटिंग के लिए, लेट्स जॉइन द मीटिंग। शुरू हो जा गुरु। ये देखो भाई पानी कितना आ रहा है, खतरनाक पानी आ रहा है रूम के अंदर। चलो भाई मीटिंग ख़त्म, जाते हैं अभी नीचे जाके बिग बॉस देखते हैं, थोड़ी देर टाइम पास करते हैं और सो जाते हैं भाई। आज तो घर पे मम्मी पापा कोई नहीं है, तो हम ही है घर के बड़े, और ये है हमारी घर की बड़ी बहू पायल। पायल मेकअप कर रहे हो सोने के टाइम पे। चलो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the